जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 12 को भी आसान बनाते हैं। Suppose MVA Limited is considering two project और प्रोजेक्ट के नाम क्या क्या है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो MVA लिमिटेड करना चाहती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसको चॉइस करना है कि प्रोजेक्ट ए में करे या फिर प्रोजेक्ट बी में। द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट आर एज फ्लोज, यानी कि जो भी कैश फ्लोज किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट ए से रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट बी से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर 3 साल दे रखे हैं, 0, 1, 2, 3। प्रोजेक्ट ए का जो है वो आउटफ्लो यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख रुपीज़, और इससे हमें आ कितना रहा है, 7,50,000। ऑन द अदर हैंड जो प्रोजेक्ट बी है उसका आउटफ्लो कितना है, 5 लाख रुपीज़, यानी कि इस प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए लग रहे हैं और आ कितना रहा है, एक बार आ रहा है 2 लाख, एक बार आ रहा है 2 लाख और लास्ट में आ रहा है 7 लाख रुपीज़। ठीक। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 12%, यानी कि जो अपना पीवी फैक्टर है, बोल सकते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर है या फिर बोल सकते हो केई, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कितना दे रखा है हमें, 12%। Which project should be accepted as per NPV method and IRR method? तो कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज पर NPV मेथड और एज पर IRR, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो 2 मेथड से अपन को करना है। ठीक, आ जाते हैं कॉपी पर। पहले अपन करते हैं NPV मेथड, तो अपनी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो पहला अपन कर रहे हैं NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक, NPV क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि जो भी अपन के पास पैसा आने वाला है उसकी अपन प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि जो भी हमारे पास पैसा जाने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो इससे अपन को मिल जाता है NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, उसके बाद कैश फ्लोज, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इनटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। लेकिन यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट हैं, 2। मैंने जब भी बताया था कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो तो आपको क्या करना है, ईयर और पीवी फैक्टर को एक साथ लिख देना है, उसके बाद एक एक करके करना है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, इस तरीके से। अगर और भी प्रोजेक्ट हो तो प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, इस तरीके से। प्रोजेक्ट ए जो है वो बड़ा कॉलम बनेगा क्योंकि उसके अंदर 2 जने आएंगे, कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। सेम इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट बी, वहाँ पर भी 2 आएंगे, कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन फ्रेम रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले ईयर लिखते हैं, कितने साल थे, 3। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना बोला था उन्होंने, 12%। 10% होता तो अपन को रटा ही था, अपन लिख लेते, लेकिन 12% है तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलसी लेकर आओ। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 ईयर का सेम ही रहेगा, 1 हमेशा की तरह। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट। अब जो भी परसेंट है वो लिख लो, तो कितनी थी, 12, तो 1, 2। अब इक्वल्स टू क्लिक करना तो ये आ जाएगा 0.892857। हमें बस 3 डिजिट लिखने हैं। ठीक, तो 0.893 राउंड ऑफ करके ये आ गया। एक और बार इक्वल्स टू क्लिक करो तो ये आ गया 0.797। एक और बार 0.712, तो ये तीनों आ गए। अब हमारे पास क्या है, ईयर भी आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब हमें चाहिए कैश फ्लो, ये क्वेश्चन में गिवन है, वहीं से कॉपी पेस्ट करना है। तो प्रोजेक्ट ए में कितना आउटफ्लो जा रहा था, 5 लाख रुपीज़।
5 लाख रुपीज़। ये पैसा जा रहा था और आ कितना रहा था, सिर्फ ईयर 1 में आ रहा है 7,50,000, ठीक है, और किसी ईयर में पैसा नहीं आ रहा है। अब हमें कैश फ्लोज मिल गए, अब इसका इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो पहला तो बहुत सिंपल है, 5 लाख इंटू 1, यह आ जाएगा 5 लाख। सेकेंड वाला कैलकुलेट करते हैं, 7,50,000 इंटू 0.893, यह आ गया 66,9750, ठीक है, यानी कि 6,69,750। अब करते हैं प्रोजेक्ट बी का। तो सबसे पहले कैश फ्लो कॉपी पेस्ट करना है आपको क्वेश्चन में से। आउटफ्लो कितना था इसका, 5 लाख। फर्स्ट ईयर में इनफ्लो कितना था, 2 लाख। सेकेंड ईयर में इनफ्लो सेम 2 लाख और थर्ड ईयर में इनफ्लो था 7 लाख। तो कैश फ्लोज ये रहे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये रहा, इनटू करेंगे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो पहले वाले का तो सिंपल, 5 लाख इंटू 1 5 लाख, ये आउटफ्लो है तो इसे अपन ब्रैकेट में करते हैं, यानी कि माइनस में। अब 2 लाख कैश फ्लोज है और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 2 लाख इंटू 0.893, ये आ गया 178,600। फिर 2 लाख आपका कैश फ्लोज और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.797, ये आ गया 159,400। नेक्स्ट 7 लाख इंटू 0.712, ये आ गया 498,400, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे हो गए, आउटफ्लोज भी आ गए दोनों प्रोजेक्ट के और दोनों प्रोजेक्ट के इनफ्लोज। अब बस अपन को क्या करना है, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करना है। तो सबसे पहले आउटफ्लो का टोटल है 5 लाख और इनफ्लो का टोटल है 6,69,750, ठीक। तो B माइनस A यानी कि इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो हमारी एनपीवी आ जाएगी। तो इनफ्लो था 669,750 माइनस आउटफ्लो 5 लाख, ये आ गया 169,750। ये क्या आ गया, प्रोजेक्ट ए का एनपीवी, बी में से ए माइनस किया यानी कि इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दिया। सेम चीज करते हैं प्रोजेक्ट बी में। इसका टोटल आउटफ्लो कितना है, 5 लाख और टोटल इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 178,600 प्लस 159,400 प्लस 498,400, 836,400, ये आ गया टोटल इनफ्लो। अब इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे यानी कि बी में से ए माइनस करेंगे तो आ जाएगी अपनी एनपीवी। तो इनफ्लो है, इसमें से माइनस करते हैं आउटफ्लो यानी कि 5 लाख, ये आ गया 3,36,400, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गई, 3,36,400, ठीक। ये आ गई हमारे दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी। तो अपन ने पहला मेथड कर लिया है, ठीक। अब अगर आप डिसीजन देखो तो एनपीवी का डिसीजन होता है जब हमारी एनपीवी पॉजिटिव आती है तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों की पॉजिटिव आई है तो अपन को ये देखना है कि किसकी ज़्यादा एनपीवी है। तो ऑब्वियसली किसकी है, प्रोजेक्ट बी की, क्योंकि इसकी है 3,36,400। तो एनपीवी मेथड से अगर देखा जाए तो अपन किसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी को, ठीक। तो एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब अपन करते हैं दूसरी थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। अब अगर मैंने आपको IRR सिखाया है तो कैसे सिखाया है, 3 स्टेप से। सबसे पहले आपको करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज, फिर आपको कैलकुलेट करना है एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी, और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, IRR का फॉर्मूला लगाना है तो आपकी IRR आ जाएगी। अब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो कैश फ्लोज तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, क्वेश्चन में गिवन है, तो अपन को स्टेप नंबर 1 नहीं करना, इसको अपन स्किप करेंगे। स्टेप नंबर 2 जिसमें 2 पॉइंट्स थे, पॉजिटिव एनपीवी और नेगेटिव एनपीवी, तो थोड़ी ही देर पहले अपन ने पॉजिटिव एनपीवी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है।
तो पॉजिटिव एनपीवी कैलकुलेट करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो इस स्टेप को भी अपन क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को सेकंड का सेकंड पॉइंट यानी कि एक निगेटिव एनपीवी कैलकुलेट करनी है और स्टेप नंबर 3 यानी कि आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, अब सेकंड का सेकंड पॉइंट यानी कि एक निगेटिव एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वैसा ही फॉर्मेट बना दो जैसे अपन ने ऊपर बनाया था, ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रोजेक्ट ए के दोनों चीज़ें, प्रोजेक्ट बी के दोनों चीज़ें। अब हमें निगेटिव एनपीवी चाहिए, तो अपन को जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो जो पहले यूज़ करी थी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब कितनी ज़्यादा होनी चाहिए ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये देखो इस टाइम हमारी जो एनपीवी है वो लाखों में आ रही है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन जब हमने किया था यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 11, तो वहाँ पर हमारी जो एनपीवी है वो हज़ारों में आ रही थी और तब हमने कितना परसेंटेज लिया था आपको याद है, 25%, और यहाँ पर लाखों में आ रही है, इसका मतलब डबल। तो अपन यहाँ पर रेट भी जो है वो डबल ले लेते हैं यानी कि कितना, 50%। तो ये चीज़ याद रखना जब एग्ज़ाम में आपका भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, जब बहुत ज़्यादा एनपीवी आए तो अगर वो हज़ारों में ज़्यादा आ रही है तो आपको क्या करना है, 25% लेना है, और जब वो लाखों में आ रही हो तब आपको क्या करना है, 50%। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम आते हैं, मतलब जिसमें डिफरेंस इतना सारा होता है, लेकिन अगर आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपन तो एकदम अच्छे से तैयारी करके जाएंगे ना। हज़ारों में आएगी तो 25 ले लेंगे और लाखों में आएगी तो 50 ले लेंगे। ठीक है, तो अपन को कोई टेंशन नहीं लेनी, अपन अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। तो हम करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट और कैलकुलेशन कर रहे हैं हम एनपीवी का कितने परसेंट से, एट द रेट 50% से। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे अपन ले लेते थे 50%। तो सबसे पहले ज़ीरो कितने, सॉरी ईयर कितने हैं, 0 1 2 3। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0 का तो वही होता है 1। अब 50 का बाकी का कैलकुलेट करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1% कितना है, 50, तो 50 कर दें, ये आ गया 0.66666 यानी कि 0.667। एक और बार इक्वल्स टू क्लिक करो, 444, एक और बार इक्वल्स टू करो, ये आ गया 296। ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैश फ्लोज हमें गिवन है क्वेश्चन में, वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। पहला कितना था, 5 लाख, और आया कितना था यानी कि इनफ्लो कितना था, 7,50,000। तो पहले साल का था, बहुत सिंपल है, ये हमारे कैश फ्लोज है और ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इनटू करेंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो पहले का बहुत सिंपल है, 5 लाख इंटू 1 5 लाख। दूसरे का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 7,50,000 इंटू 0.667, ये आ गया 5,250, 5,250। बाकी दूसरे साल में तो कुछ था नहीं, तीसरे साल में भी कुछ नहीं था। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट ए का। सेम करते हैं अपन प्रोजेक्ट बी में। प्रोजेक्ट बी के पहले कैश फ्लोज अपन क्वेश्चन में से कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 5 लाख था और इनफ्लो था 2 लाख, 2 लाख और 7 लाख। कैश फ्लोज हो गए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, फटाफट इंटू करो। पहले का 5 लाख इंटू 1 5 लाख, दूसरे का 2 लाख इंटू 0.667, ये आ गया 133,400। नेक्स्ट 2 लाख इंटू 0.444, ये आ गया 888,000। नेक्स्ट 7 लाख इंटू 0.296, ये आ गया 2,07,200 यानी कि 2,07,200। ठीक है ना, तो ये आउटफ्लो हो गई, ये इनफ्लो हो गई। तो हमने सबका कर लिया, प्रोजेक्ट ए का भी आउटफ्लो इनफ्लो, प्रोजेक्ट बी का भी आउटफ्लो इनफ्लो। अब एनपीवी के लिए क्या चाहिए अपन को, आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो आउटफ्लो का टोटल कितना है 5 लाख और इनफ्लो का टोटल कितना है 5,250। और एनपीवी कैसे निकलता है, बी माइनस ए यानी कि आउटफ्लो माइनस इनफ्लो।
तो ये साफ साफ दिख ही रहा है 250 का डिफरेंस है। ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव एनपीवी आ गई। कोई ना, आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट बी का भी करते हैं। प्रोजेक्ट बी का टोटल अगर आप आउटफ्लो देखो तो कितना है, 5 लाख, और इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं 133,400, सॉरी 133,400, 888,000, 2,07,200, ये आ गया 429,400। तो इनफ्लो है 429,400, माइनस कर दो आउटफ्लो 70,600। ये आ गई निगेटिव एनपीवी। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करी हमने, बी माइनस ए, यानी कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो ये एनपीवी आ गई अपने प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की। तो अब अपन आ जाते हैं स्टेप नंबर 3, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। आईआरआर का सिंपल फॉर्मूला था लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स। तो पहले करते हैं प्रोजेक्ट ए का लोअर रेट। पहले क्या रेट थी हमारी, 12%। इससे पॉजिटिव एनपीवी आई थी, कितनी थी प्रोजेक्ट ए की, 169,750। डिफरेंस इन एनपीवी, यानी कि पॉजिटिव एनपीवी से निगेटिव एनपीवी माइनस कर देंगे। इसकी निगेटिव तो आई नहीं। अच्छा, प्रोजेक्ट ए की अपन कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए की तो डायरेक्ट लिख देते हैं 50%, क्योंकि 250 आ रहा था जीरो के बिल्कुल पास, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 50%। प्रोजेक्ट बी पर आ जाओ। प्रोजेक्ट बी की लोअर रेट 12% प्लस पॉजिटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी ये रही अपनी 336,400। डिफरेंस इन एनपीवी यानी कि पॉजिटिव एनपीवी माइनस निगेटिव एनपीवी। निगेटिव एनपीवी कितना आ रहा है इसका, 70,600 इनटू डिफरेंस इन रेट। तो देखो, एक बार अपन ने ली थी 50, एक तरफ अपन ने ली थी 12, तो इसमें से 2 गए 8, ये आ गए 38। ये 12%। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 336,400, अब ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7,600, 4,07,000 नीचे आ गया, ऊपर है 3,36,400 इंटू डिफरेंस रेट जो कि था 38, 50 माइनस 12। अब ये पूरा कैलकुलेट करते हैं। 336,400 डिवाइडेड बाई 4,07,000 इंटू 38, यह आ गया 31.41 प्लस कर देंगे 12%, तो ये आ गया 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये अपना आ गया आईआरआर। कुछ नहीं किया, बस जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक, जो पॉजिटिव एनपीवी हमारी आई थी पॉजिटिव लिख दी, जो निगेटिव एनपीवी आई थी उसकी जगह निगेटिव लिख दी, सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया। लोअर रेट हमारी 12% थी और डिफरेंस इन रेट यानी कि 50 में से 12 38। ठीक, तो स्टेप नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान देना, मैंने जब भी बोला है अगर एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं या फिर एक मेथड से ज़्यादा मेथड होते हैं, तब हमें लास्ट में क्या दिखानी पड़ती है, समरी, यानी कि ओवरऑल पोजीशन। तो ओवरऑल पोजीशन दिखाते हैं प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की। पहले दिखाते हैं एनपीवी मेथड से, फिर दिखाते हैं आईआरआर से। एनपीवी मेथड से कितना है, एनपीवी आई है अपनी 169,750 और प्रोजेक्ट बी की कितनी आई थी 336,400। प्रोजेक्ट ए की आईआरआर कितना आया था 50%। हमने कैलकुलेट नहीं करा था लेकिन बिल्कुल पास में आ रहा था वो, इसलिए उससे पता चल गया था। ठीक है,
और प्रोजेक्ट बी की अभी देखी हमने 43.41%। ठीक, अब अगर आपको डिसीजन बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो देखो, जब हमने एनपीवी मेथड देखा था तो एनपीवी का मतलब होता है कि जब पॉजिटिव आए, पॉजिटिव तो दोनों की आ रही है लेकिन किसकी ज़्यादा आ रही है? प्रोजेक्ट बी की। तो सो एज पर एनपीवी मेथड हम किसके साथ जाएंगे? प्रोजेक्ट बी के साथ। लेकिन एज पर आईआरआर मेथड हम किसके साथ जाएंगे? प्रोजेक्ट ए के साथ। यानी कि यहाँ पर अगेन ये दोनों क्या कर गए हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो आपको लास्ट में एक लाइन भी लिख देनी है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने 3 कर लिए कंटिन्यूअसली। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और आज अपन ने कर लिया इलस्ट्रेशन नंबर 12। मुझे लगता है अब आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। एनपीवी और आईआरआर मेथड आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? आपको ये भी पता चल गया कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले एनपीवी निकालते हैं, फिर आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। आईआरआर के 3 मेथड देखते हैं कि कौन सा हमें स्किप करना है और कौन सा नहीं। उसके बाद अपन आईआरआर कैलकुलेट कर देते हैं। फिर लास्ट में ये भी चीज़ सीख गए कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पोजीशन लिखना और आपका कॉन्ट्राडिक्ट करे या नहीं वो भी लिख देना है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, दोनों में प्रोजेक्ट बी होगा तो अपन लिख देंगे कि प्रोजेक्ट बी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर एक मेथड से आ रहा है प्रोजेक्ट बी और एक मेथड से आ रहा है प्रोजेक्ट ए, तो आपको एक लाइन लिख कर आनी है कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक बार मैं मॉड्यूल से दिखा भी देती हूँ किस तरीके से लिखनी है। वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ये लाइन दिखाई थी काफ़ी बार। अब फिर से देख लो, इस तरीके से लिखना है आपको, दस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन रैंकिंग बाय 2 मेथड, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट बी आ रहा है और इसमें प्रोजेक्ट ए। अब देखो हमारी ये एनपीवी एकदम सेम आ रही होगी, 169,750, 336, 400। आईआरआर 50, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 50 के पास था इसलिए हमने नेगेटिव एनपीवी कैलकुलेट करी नहीं और अपन ने आईआरआर का फॉर्मूला लगाया ही नहीं। और इसकी आ रही है 43.41% और इनकी आ रही है 43.07%। मैंने बोला था आईआरआर में जो परसेंट आएगी वो थोड़ी सी हमारी अलग हो सकती है, 1-2% या फिर जो पॉइंट के बाद है वो डिजिट अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी उसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आईआरआर में अपन ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि हमने जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है वो हो सकता है अलग हो और जो मॉड्यूल ने दिया हो वो अलग हो, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत 1-2% अलग हो सकती है, लेकिन वो हमारा सही जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है? एज पर ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई भी डिस्काउंट रेट ले रहे हैं, अब उनका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसका लोड नहीं लेना, एग्जाम में इस तरीके से करके जाओगे एकदम सही जाएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी बात बतानी थी, इंस्टीट्यूट की यहाँ पर छोटी सी गलती थी। यहाँ पर 250 आ रहा है लेकिन उन्होंने 25 लिखा है। ठीक, तो ये अपने मॉड्यूल में सही कर लेना जिसके पास भी ऐसी गलती हो। अगर हो सकता है मॉड्यूल ने आगे लेटेस्ट मटेरियल में ठीक कर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो आप कर लेना। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी, 2 बातें सीखी। कौन कौन सी? एक बार जल्दी से बता देती हूँ। एक तो यही कि अगर लाखों में बात आ रही हो और एनपीवी छोटा मोटा आ रहा हो, यानी कि 200-300 के पास आ रहा हो, तो यानी कि आईआरआर वही है, तब हमें नेगेटिव एनपीवी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें आईआरआर का फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो रेट पे हमने डिस्काउंट किया है वही उसकी आईआरआर हो जाएगी अगर वो बिल्कुल पास आई हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारी बात लाखों में हो रही हो और यहाँ पर कितना है? 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे आ रहा हो। दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात ये सीखी कि अगर हमारा हज़ारों में एनपीवी आता है तो अपन को क्या करना है? 25% लेना है नेक्स्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर, और अगर लाखों में आ रहा है तो अपन को 25 से डबल यानी कि 50% डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है। ठीक, तो उम्मीद है आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। कंटिन्यूसली हमने 3 क्वेश्चन करे हैं और पूरी की पूरी आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, साथ के साथ प्रेजेंटेशन। तो अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको सारे की सारी प्रैक्टिस यहाँ पर होती रहेगी और भी सब्जेक्ट जल्दी आते रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।